नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है, सबसे अहम खबर आपको बता दूँ कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद में एक और उबूरी पुल का इजाफा हुआ है और ये पुल हैदराबाद की यानी हैदराबाद में जो उबूरी पुल है उनमें दूसरा बड़ा उबूरी पुल है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं PVNR उबूरी पुल था 11 किलोमीटर तक उसकी लंबाई यानी लेंथ उसकी, और यानी लॉन्ग कहा जा सकता है उसे। और ये जो पुल है 4 किलोमीटर यानी आराम घर था जू पार्क। बिलाखिर इस उबूरी पुल का इफ्तिताह भी अमल में आ गया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस पुल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो तकरीर की, जो खिताब किया, ऐसा लग रहा था कि वो पूरे दिल से ये खिताब कर रहे हैं और पूरे दिल से हैदराबाद की तारीफ़ कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं हैदराबाद की गली गली से वाकिफ़ हूँ और ख़ास तौर पर चूँकि मैं अपने गाँव से जब शहर आता हैदराबाद या हैदराबाद से अपने गाँव जाता तो संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, बारकत से होते हुए जाता और मुझे हैदराबाद की गली गली का पता है। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छी अंदाज में तकरीर भी की और जो बातें उन्होंने कही है, कहा कि हैदराबाद की तरक्की, हैदराबाद के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर तेलंगाना की कोई सिटी है या ओल्ड सिटी जिसे कहा जाता है वही तेलंगाना की ओरिजिनल सिटी है, और अगर कांग्रेस हुकूमत इस शहर की तरक्की के लिए पैसे नहीं देगी तो फिर ये हमारे लिए हुकूमत में रहना ही बेकार है। इस तरह की बात उन्होंने की है। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और आपको ये बता दूँ, यहाँ तक इस ब्रिज का सवाल है, तकरीबन 736 करोड़ रुपये की लागत से ये ब्रिज तामीर हुआ है और आज पुराने शहर में गैर मामूली मनाजिर देखे गए, जो शोखरोज देखा गया। और चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अंदरूनी हफ्ता उस्मानिया हॉस्पिटल का जो संगे बुनियाद है वो भी गोशा महल स्टेडियम में रख दिया जाएगा। और ये उन्होंने ये भी कहा कि 11 और 12 तारीख को वो सेक्रेटरीट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली का एक इजलास तलब करेंगे और हैदराबाद के जो मसाइल है, हैदराबाद के में जो प्रोजेक्ट शुरू करने हैं वो उसका ऐलान भी करेंगे, उसके बारे में कुछ तय करेंगे। और एक अहम बात चीफ मिनिस्टर ने ये कही है कि हम आपको बताएंगे। बहरहाल बहुत ज़्यादा मैंने आपको तफसीलात बताई हैं, तो बहरहाल एक अहम तफसील बताते हुए मैं नईम वजाहत की तरफ जाऊंगा और वो तफसील ये है कि इस ब्रिज का नाम किसी ने कहा था कि मौलाना हामिदुद्दीन आकिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा जाए, या फिर ये कहा गया कि बानी जामिन आज़म या मौलाना फजीलत जंग अनवारुल्लाह खां फारूकी के नाम से रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा जाए। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, यहाँ तक ये बातें भी की जा रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला और पहले नायब वज़ीर आज़म थे, उनके नाम से ये ब्रिज रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ, आपको भी जानकर ये खुशी होगी कि इस ब्रिज का नाम यानी इस उबूरी पुल को डॉक्टर मनमोहन सिंह से मौसूम किया गया है। तो बहरहाल उन्होंने एक नारा, जैसा आपने हमेशा सुनते हैं कि जय भीम जय भीम, लेकिन इस मरतबा चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अय्या और मियाँ का नारा उन्होंने दिया है और इस सिलसिले में हम बात करेंगे नई वजह से। देखिए, काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहे थे कि ब्रिज का इनाग्रेशन होगा। आखिर में ये डेट तय हो गई कि दिसंबर के आखिर में इसका इफ्तिताह हो जाएगा। जी। लेकिन मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद मरकज़ी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की जानिब से 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से ये तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। ये शोक 3 जनवरी था। इसके बाद आज 4 बजे इसका टाइम मुकर्रर किया गया था इफ्तिताह करने का। चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर पहुंचकर ब्रिज का इफ्तिताह किया और ख़िताब करते हुए पुराने शहर के डेवलपमेंट के इक़दाम की उन्होंने जो का ऐलान किया है वो काबिल सताइश है। जी। उन्होंने कहा कि जब हम ब्रिज ओपन करने आ रहे थे तो अकबरुद्दीन अवैसी ने हमसे कहा था कि 301 करोड़ रुपए की मसारिफ से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का कामों का संग बुनियाद रखा जाए। हमने इसको कबूल कर लिया और संग बुनियाद भी रख दिया गया है। और दोनों भाइयों ने अपने खिताब में इतनी सारे ढेर लिस्ट पेश करी है पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए, वो इतना सब मुझे याद रखना, मुझे नोट करना मुमकिन नहीं था। सिदर बाबू ने उसको नोट किया है। हम 11 या 12 जनवरी को सेक्रेटरीट में आला अहदेदारों की मौजूद में, तमाम डिपार्टमेंटों के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब GHMC के अहदेदार मौजूद है,
جب ہم 11 اور 12 کو سیکریٹریٹ میں اجلاس طلب کریں گے مجلس کے عوامی منتخب نمائندوں کے ساتھ، اس اجلاس میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار، اعلیٰ عہدیدار موجود رہیں گے. جو بھی پرپوزلس ہے، جو بھی کام انجام دیا جانا ہے، جو ترقیاتی کام ہے، کالجز کا، تعلیمی اداروں کا تشکیل کا معاملہ ہے، قیام کا معاملہ ہے، یا پھر ڈرینیج سسٹم کی بات ہے، سڑکوں کی تعمیر کی بات ہے، جو بھی ہے ہم اس اجلاس میں اس ایجنڈا تیار کریں گے اور اس کو خطیت دیں گے. اس طرح کی چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نئی وجوہات نے آپ کو بتایا ہے، مزید تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں. چیف منسٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس کی تجویز پیش کی جائے گی اس کے لیے ہم پیسہ دیں گے، ہم پیسہ دیں گے. انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کانگریس کی حکومت آپ کو پیسہ دے گی، کام آپ کروائیں. کیونکہ چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے فرصت نہیں ہوتی، سارے تلنگانہ کا دورہ کرنا پڑتا ہے، تلنگانہ کے کونے کونے میں جا کر عوامی مسائل کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ کام دیکھیں، ہم پیسہ دیں گے اور حیدرآباد کو ترقی کو یقینی بنائیں گے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ چار مینار پیدل راہ رو پروجیکٹ جو تھا اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ پیسہ ہماری ذمہ داری ہے اور کام آپ کی ذمہ داری ہے. اور ایک اہم جو بات آپ کو بتا دوں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس عبوری پل کو ڈاکٹر منموہن سنگھ سے موسوم کیا گیا ہے. ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک معتبر شخصیت تھی اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اقلیت دوست وزیر اعظم کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے، اور آج بھی ان کی یاد اقلیت دوست وزیر اعظم کی حیثیت سے کی جائے گی. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ خود ایک اقلیت تھے اور پہلے سکھ وزیر اعظم تھے. یہ سب سے اہم بات ہے. دیکھیے، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ کے دور حکومت میں علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل. ہاں، یہ بات بھی کہی ہے انہوں نے. ہاں، یہ جو شخص نے ریاست کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کیا ہے، آندھرا پردیش کے کانگریس کے قائدین کی مخالفت کے باوجود جس طرح سے بل منظور ہوا ہے، اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. جی جی جی. اچھا، یہ بتائیے کہ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ تو برج تو ہے جو عبوری پل ہے اسے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نام سے موسوم، یعنی منموہن سنگھ سے موسوم کر رہے ہیں اور فائنینشیل سٹی میں ان کا ایک مجسمہ بھی نصب کیا جائے وہ گا. پہلے اعلان کیا گیا جس وقت حکومت کی جانب سے منموہن سنگھ کو اسمبلی میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، ایک دن کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا. اس دن ہی اعلان کیا گیا تھا کہ فورتھ سٹی میں منموہن سنگھ کا ایک مجسمہ نصب کیا جائے گا، لیکن پرانے شہر میں ان کے نام سے برج کا اناگریشن کیا گیا ہے. جو برج بنایا گیا تھا منموہن سنگھ کے نام سے رکھا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ منموہن سنگھ ایک غیر متنازع شخصیت تھے، ان کے نام پر کسی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں تھا اور کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اچھا اقدام ہے. بالکل صحیح کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اعتراض کی اب کوئی ضرورت باقی بھی نہیں رہی ہے. جی جی. بہرحال ناظرین، چیف منسٹر کی جو تقریر رہی بڑی دلچسپ رہی، بڑی پرمغز رہی اور ایسا لگ رہا تھا کہ چیف منسٹر میٹرو کے بارے میں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ آج ہی شاید متاثرین میں چیکس بھی تقسیم جی ہاں معاوضے کے تقسیم کر دیے گئے، تقریباً 40 سے زائد لوگوں کے. جی جی. اس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے مجلس کے جس طرح سے تعاون حاصل ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانے شہر کے لیے مجلس نے کبھی تعاون نہیں کیا، بلکہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ میٹرو ٹرین کی بات آئی، لوگوں کے گھر متاثر ہوئے تھے. یقیناً جن لوگوں کا گھروں سے 40 سال 50 سال سے تعلق رہا ہے، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، ان کو منع نہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجلس نے انہیں منوایا ہے. پھر دوسری طرف آپ کو موسی ندی کے پروجیکٹ کی بھی بات چل رہی ہے، وہاں پر بھی مخالفتیں ہو رہی ہے. زیادہ تو مخالفت نہیں ہے، لیکن دوسری اپوزیشن جماعتیں جیسے BRS اور BJP ہے، وہاں پر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. وہاں پر بھی مجلس نے تھوڑا تعاون کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس طرح کا تعاون ہوتے رہے گا پرانا شہر ترقی کرے گا. بہرحال آپ کو ایک بات ان چیف منسٹر نے بہت اہم کہی ہے، وہ اپنے خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ میں شہر کی ترقی کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مجلس اتحاد المسلمین سے جو چیف منسٹر کی قربت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شہر کی ترقی کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے ہے. اور جہاں تک چیف منسٹر کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تقریر بڑی پرمغز رہی ہے، بہت ہی یعنی دلچسپ تقریر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد جو ہے ہماری پہچان ہے اور اس پہچان کو ترقی دینا ہمارا فرض ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے. یقین مانیے کہ جب حیدرآباد کی بات آتی ہے تو حیدرآباد یقیناً ہندوستان کا دل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو نے حیدرآباد کو ایک لٹل انڈیا کہا تھا، ایک چھوٹا ہندوستان کہا تھا. بالکل سچ کہا آپ نے. دیکھیے، وعدے کرنا، اعلانات کرنا الگ بات ہے، عمل کر کے دکھانا الگ بات ہے. جی جی. ہم نے گزشتہ 10 سال کے دوران دیکھا پرانے شہر کو استنبول بنانے کا وعدہ کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، کچھ تو ہوا نہیں. لیکن آج جیسا ہی اکبر الدین اویسی نے کہا کہ پرانے شہر میں ایک IT ٹاور کی ضرورت ہے، تو سریدر بابو نے اس وقت جو IT منسٹر ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ملک پیٹ میں IT ٹاور کا کام شروع ہو رہا ہے.
लेकिन वो काम करने वाले जो एजेंसी है वो थोड़ा टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार करे, उसको हम पूरा करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की गई, जी जी, तो आपको बताता हूँ खुली कुतुब शाह ITI है, पॉलिटेक्निक रमनसपुरा में पॉलिटेक्निक है। जी। हुकूमत की जानिब से चंद ITIs को अपडेट करने की बातचीत की जा रही थी, उसमें पुराने शहर का ये पॉलिटेक्निक भी शामिल है जिसको इंजीनियर के कॉलेज के रुतबे में तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ब्रिज को कहा जा रहा है सेकंड लॉन्गेस्ट ये फ्लाईओवर है शहर का, तो आप ये बताइए कि 4 किलोमीटर तक जो ब्रिज तैयार किया गया है तो उससे बहुत आवाम को राहत मिलेगी। देखिए, एक बात तो ये है कि जू पार्क से लेके ये आरामगढ़ तक का पार्क ये है, आवाम के साथ साथ जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता मज़ीद आसान हो जाएगा। जी जी। और जो ट्रैफिक का बहाव है, पहले एक ब्रिज बनाया गया था, अकबर नवीसी ने एक बात अच्छी कही है कि उस ब्रिज को और इस ब्रिज को मिला देना चाहिए। जी जी जी। अगर मिला दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट्स होने के जो खतरा थे वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आरामगढ़ से जू पार्क तक आने की जो रोड है वहाँ पर ये ब्रिज उतर रहा है। जी जी। और वो जो लोग हैं वो रमनसपुरा जाने के लिए राइट साइड को मुड़ते हैं। जी हाँ। अगर वहाँ से स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं और लोग आके मुड़ते हैं तो एक्सीडेंट्स होने का खतरा होता है। जी जी। मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ थी अकबर नवीसी कि उन्होंने कहा कि पहले वाले ब्रिज को और इसके ब्रिज को अगर जोड़ दिया जाता है तो ख़तरा घट जाएंगे और लोगों को जो उतर के पहले इधर से आना फिर उधर जाना पड़ता था वो ख़त्म हो जाएगा। एक अच्छी तजवीज़ पेश की। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तकरीब का सवाल है, ये यकीनन हैदराबाद की तारीख़ की एक यादगार तकरीब थी और इसमें आपको बता दूं कि MLC जनाब आमिर अली ख़ान ने भी शिरकत की। और आपको ये भी बता दूं कि जनाब आमिर अली ख़ान ने अभी जैसा कि नईम बजाज ने कहा है कि मुआवजे की जो तकसीम है, हैदराबाद मेट्रो रेल की जो प्रोजेक्ट में मरहले 2 में जो जिन लोगों की जायदादें आ रही हैं उनको मुआवजा आज दे दिया गया। तो इस बात सिलसिले में ये बताना ज़रूरी है कि MLC जनाब आमिर अली ख़ान ने हुकूमत पर जोर दिया था, हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और ख़ास तौर पर कानून साज काउंसिल में पुरजोर अंदाज में कहा था कि इन मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा और मुनासिब मुआवजा दिया जाए। और आज देखेंगे कि आप मुनासिब मुआवजा उन्हें हासिल हुआ है, 40 से ज़ायद लोगों को ये मुआवजा दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की तकरीब का सवाल है, आज की तकरीब में भी जनाब आमिर अली ख़ान साहब मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के दीगर जो MLCs है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो MLAs और MLCs थे वो भी मौजूद थे, BRS के भी थे। जी जी। लेकिन एक थे। अच्छा जी जी। तो बहरहाल ये तकरीब जो थी, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाने का एक अमल है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह नया शहर को तरक्की दी जा रही है या फिर साइबराबाद को तरक्की दी जा रही है, पुराना शहर तो ओरिजिनल सिटी है, पुराना शहर, अगर उसकी तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी। और नहीं साहब, आप देखेंगे कि जैसे SRDP की बात चल रही है, यानी द स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत, यानी SRDP, उसके तहत 42 जो प्लान वर्क्स है उसमें से आपको अंदाज़ा कीजिए कि 36 काम मुकम्मल हो चुके हैं, इस तरह का दावा किया गया है। ये फ्लाईओवर से 37 है। जी हाँ बिल्कुल। और रियासती हुकूमत ने हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है तकरीबन 7,032 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दी है। HCT का नाम दिया गया है। जी हाँ, HCT का नाम दिया गया, मंजूरी दी गई। मैं समझता हूँ कि इस मंजूरी के बाद अब ज़्यादातर शहर में नए ब्रिजेस का इजाफा होगा। हम देख रहे हैं कि बंजारा हिल्स में नए 6 फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और सिग्नल फ्री सिटी बनाने की जो कोशिश है, मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो सिग्नल फ्री सिटी में हैदराबाद तब्दील हो जाएगा। यानी 38 जो प्रोजेक्ट्स है उसको फंडिंग की जाएगी इसके तहत। जी हाँ, बिल्कुल फंडिंग की जाएगी। और उसको जब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास कुछ ना कुछ मनसूबा होगा जिसके तहत पहले फोर्थ सिटी बनाई जा रही है। अब अगर 11 और 12 तारीख को चीफ मिनिस्टर पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए अगर वहाँ पर इजलास तलब करते हैं तो मुझे यकीन है कि जो भी तजावीज़ मजलिस की जानिब से वसूल की जाएंगी या हुकूमत का जो भी मंसूबा रहेगा वो भी इनको कबूल करेंगे और वो भी इनको कबूल करेंगे। और चीफ मिनिस्टर ने वादे तौर पर कहा है कि रोड वेंडिंग की जब बात आती है तो हमने मुतासिरीन को मुआवजा दिया है, हम पैसा देना चाहते हैं और काम करवाना आप लोगों का काम है। फिर उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल का जो है उसके लिए हमने पैसा दिया है, फिर पीने के पानी के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने पैसा दिया है। चीफ मिनिस्टर ने ये बात की है। देखिए रियाज साहब, एक बात बताऊँ आपको। जी जी। अब जो मुतासिरीन को मुआवजा दिया जा रहा है शायद माजी में इसकी मिसाल नहीं। जी जी। आप मूसा नदी के मुतासरीन के लिए लीजिए या मेट्रो ट्रेन के मुतासरीन के लिए लीजिए, जिस अंदाज से मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जा रहा है वो ठीक है। लोग ऐसे रहते हैं, उम्मीदें रहती हैं कि मज़ीद बढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि साबिक़ में क्या कितना दिया गया था।
جی ہاں اب کتنا دیا جا رہا ہے، مارکیٹ ویلیو کو کتنا بڑھایا گیا ہے، جی جی اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہیں تو تھوڑی قربانی عوام کو بھی دینی پڑے گی۔ برہنہ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک لیڈروں کا سوال ہوتا ہے، سیاسی قائدین کا سوال ہوتا ہے، وہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اکثر سیاسی قائدین گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں ہوتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون کون اس طرح کے سیاستداں ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چیف منسٹر نے، آپ دیکھیں گے کہ انسانیت اگر سیاسی لیڈروں میں ہو، انسانیت ہو، دوسرے مذاہب کا احترام ہو، تو یقین مانیے کہ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکے گا یا ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے چیف منسٹر تقریر کرتے ہیں اور قریب سے کسی مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اذان گونجتی ہے، اور پھر چیف منسٹر احترام کے طور پر اپنی تقریر روک دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے۔ دیکھیے، یہ جنوبی ہند میں سمجھتا ہوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں ہم نے دیکھی ہے اکثر اس طرح کہ ابھی ہمارے پاس ماحول خراب نہیں ہوا ہے جی ہاں جی جس طرح سے شمالی ہند میں خراب ہوا ہے۔ جی جی یہاں کے سیاستدان ایک مذہب کے دوسرے مذہب کی جو مذہبی روایتیں ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، جی جی اور کرتے ہیں، لیکن چند فرقہ پرست جماعتیں ہیں جو اس طرح کی روایت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپنے سیاسی مقصد کے لیے۔ جی 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 آج آپ نے دیکھا کہ چرلا پرلی میں ایک جی ہاں جی اس کا بھی شاید آنے والے ہیں، نہیں اس پر جی آ رہا ہے، اس کے پاس پھر آ رہا ہے، جی، چل اچھا، رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جیسا کہ نعیم وجاہت نے کہا تو ہم چلتے ہیں نعیم وجاہت کی راہ پر۔ انہوں نے چرلا پرلی یعنی ریلوے اسٹیشن کے آج جو افتتاح ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آن لائن یعنی ورچولی اس ریلوے اسٹیشن کا افتتاح انجام دیا۔ اور آپ کو یہی بتانا ضروری ہے کہ 28 دسمبر کو اس کا افتتاح ہونے والا تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا دیہانت ہوا تھا، ان کے احترام میں مرکزی و ریاستی حکومت نے یعنی حکومت تلنگانہ نے 7 روز کا یہ سوگ بنایا، تو ایسے میں یہ افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی نے تقریباً 430 کروڑ روپے مالیتی اس ریلوے اسٹیشن کا ورچولی اناگریشن کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بہت اچھی نمائندگی کی اور وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ تلنگانہ کے لیے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے مالیہ فراہم کریں۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل پروجیکٹس کے لیے مرکز کو چاہیے کہ ریاست تلنگانہ کی مدد کرے۔ دیکھیے، منموہن سنگھ جب وزیر اعظم تھے انہوں نے حیدرآباد میٹرو ٹرین کو گرین سگنل دیا تھا۔ اس وقت میٹرو ٹرین جب حیدرآباد میں بنا تھا، جی جی دلی کے بعد دوسرا حیدرآباد شہر تھا جی جی جہاں میٹرو ٹرین بنایا گیا تھا۔ ہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں میٹرو ٹرینز قائم ہو رہے ہیں، لیکن حیدرآباد کا نمبر 9ویں مقام پر ہے حیدرآباد۔ جی جی ان 10 سالوں کے دوران سابق حکومت نے میٹرو ٹرین کو توسیع دینے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے حیدرآباد کے میٹرو ٹرین کو توسیع دینے کے لیے کوئی بجٹ دیا ہے۔ اب چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے آج چرلا پرلی میں جب ٹرین کا اسٹیشن کا اناگریشن ہو رہا تھا، اس وقت میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ ترقی کے معاملے میں کوئی پارٹی نہیں، بالکل، ہاں سیاست سے بالاتر ہو کر ہر ایک کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جی جی تو وزیر اعظم سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ریجنل رنگ روڈ، اچھا، اس اس کو مرکز سے امداد دیا جائے، اور میٹرو ٹرین کی توسیع اس کو امداد دیا جائے، اور موسیٰ ندی کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس کو مرکز سے مدد دی جائے۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہادرپورہ کے فلائی اوور کے اناگریشن میں یہ بھی کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر میں اپنے ریاست، اپنے شہر کی ترقی کے لیے اسد یونیورسٹی سے مل کر مودی سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جی 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 تو وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جی ہاں جی سیاسی سے بالاتر ہو کر وہ کام کریں گے۔ یہ نہیں کہ مجلس سے مل کے نہیں ملیں گے یا پھر بی جے پی سے نہیں ملیں گے۔ ترقی جہاں ملتی ہے، جہاں پر ترقی ہوتی ہے، مرکزی حکومت کی جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر بی جے پی والوں کی مدد لیں گے۔ اگر پرانے شہر کی ترقی کی ضرورت ہے تو وہاں پر مجلس کی تائید حاصل کریں گے۔ اگر کہیں اور دوسرے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں بی آر ایس سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو ہم بھی اس کی تائید حاصل کریں گے، لیکن ترقیات کو سیاست سے دور رکھا جائے، اس طرح کا انہوں نے پیغام دیا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چرلا پرلی ریلوے اسٹیشن کے افتتاح کا سوال ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچولی یعنی آن لائن اس کا افتتاح انجام دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس موقع پر خطاب بھی کیا اور ان پر زور دیا کہ ریاست کے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے مالیہ فراہم کریں، کیونکہ یہ مرکزی حکومت کا فریضہ بنتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات بھی کہی، یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم ملک کی ترقی میں، وزیر اعظم نریندر مودی جس طرح کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو معیشت ہے وہ 5 کھرب ڈالر تک پہنچا دیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے فی الوقت 10 برسوں کے باوجود ہندوستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ یا معیشت ہے وہ
3.85 खरब डॉलर्स है। तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अज़्म देखिए, ये उनका हौसला देखिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत तेलंगाना मरकज़ की जो मईशत है, यानी जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 5 खरब डॉलर तक मईशत को पहुंचा देंगे, तो उसमें 1 खरब डॉलर जो हिस्सा होगा वो रियासत तेलंगाना का होगा। देखिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जुनूबी हिंद कौमी असासे को भी तो तरक्की देने में अहम रोल अदा कर रहा है। जी जी। लेकिन मरकजी हुकूमत को जो जुनूबी हिंद से फंड्स जा रहे हैं, जी जी, बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। हाँ। लेकिन तरक्की काम कहाँ हो रहा है? शुमाली जी, जी। रियासतों में हो रहा है, बिलखुसूस बीजेपी ज़ेरे इख्तियार रियासतों में। जी जी। आमदनी तेलंगाना की है या फिर जुनूबी हिंद की है, लेकिन तरक्की उत्तर प्रदेश की, गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की या फिर बीजेपी जिन जिन रियासतों में वहाँ पर हो रही है। जिस अंदाज से तेलंगाना या फिर जुनूबी हिंद से फंड जा रहा है, उसी अंदाज में मरकज़ से उतना फंड नहीं आ रहा है। जी जी जी। ना तो ग्रांट्स मिल रहा है जुनूबी हिंद को, ना नए नए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सेदार बनाया जा रहा है, ना ही कोई नए प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, नए तालीमी इदारे नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता सिर्फ आंध्र प्रदेश पे थोड़ी नज़र रखी जा रही है, ज़्यादा मेहरबानी की जा रही है, क्योंकि मरकज़ में मोदी हुकूमत जो बनी हुई है, टिकी हुई है, उसमें आंध्र प्रदेश की हुकूमत का भी अहम रोल है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2 बैसाखियों पर मोदी हुकूमत टिकी हुई है। एक बैसाखी जो है वो नीतीश कुमार है और दूसरी जो बैसाखी है वो चंद्रबाबू नायडू है। तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है नीतीश कुमार नामी जो बैसाखी है वो हो सकता है कि बीजेपी के हाथों से खिसक जाएगी और दूसरी सिर्फ एक बैसाखी पर यह हुकूमत बाकी रहेगी। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चिरलापल्ली रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह का सवाल है, ये बहुत अच्छी बात है और इससे कि एक फ़ायदा ये होगा कि सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों पर जो इज़्दिहाम हुआ करता था वो हुजूम कम हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्टेशन को अगर डेवलप किया जाता है, नए नए ट्रेन को यहाँ से लाया जाता है, जी जी, तो हमारे जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं, जी जी, इसमें मज़ीद इजाफा होगा। जब तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और आमदनी जो है उसमें भी इजाफा होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, जी जी, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि एक वायरस से है और इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि चीन में इसने ज़बरदस्त तबाही मचाई है और चीन में ज़बरदस्त बेचैनी पैदा कर दी है। लोग काफ़ी मुतासर हुए हैं और चीनी अस्पतालों में इस वायरस के मुतासरीन का बहुत बड़ी तादाद शरीक हो रही है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेटा नीमो वायरस की और आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में भी इसके केसेस मंजरेआम पर आए हैं। अक्सर ये जो वायरस है वो बहुत ही यानी नौमौलूद होते हैं या शीरखार जो बच्चे होते हैं उनको निशाना बनाता है या फिर ज़ईफ़ हज़रात को निशाना बनाता है। बेंगलुरु में, कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 2 केसेस का पता चला है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद में भी एक बच्चा इस वायरस से मुतासिर पाया गया है। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने ये बात कही है और ये भी कहा गया है कि बेंगलुरु में जो बच्चे मुतासिर हुए हैं उनमें एक 3 माह की बच्ची है और 8 माह का बच्चा है। इन दोनों को बाप्टिस्ट मेडिकल कॉलेज में शरीक किया गया था, लेकिन बाद में ये खबर आई है कि एक बच्चा जो सेहतमंद हो गया उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि बच्ची का इलाज हो रहा है, ये कहा जा रहा है रोबे से हो रही है और अहमदाबाद में भी ये हाल है। वैसे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के 5 साल बाद ये वबा यानी एक वायरस मंजरेआम पर आया है और आपको अच्छी तरह मालूम है कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में आलमी सतह पर तकरीबन 7 मिलियन लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे और हिंदुस्तान में 5,70,000 लोगों की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया था। देखिए, बिल्कुल सच कहा आपने। जी जी, रियाज साहब, ये होता क्यों है कि हर चीज़, हर वायरस चीन से क्यों नहीं कर रहा है? जी जी जी, पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। जी जी, इकनॉमिक ख़त्म हो जा रही है, लोगों की ज़िंदगियों से लोग महरूम हो जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने जिस तरह से आपने बताया कि 3 केसेस दर्ज हुए हैं हिंदुस्तान में, ये तशवीश की बात है। मुझे जहाँ तक पता चला है कि हफ्ते के दिन ही तेलंगाना के महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया था और कहा था कि सर्दी खांसी के लोग जो है जिनको हुई है वो लोग मास्क पहन के बाहर निकलें, हुजूम में ना जाएं और एहतियात करें। जी जी, तो मैं चाहता हूं कि हर शहरी की भी जिम्मेदारी है कि वो एहतियात करें और अपने खारकान ख़ानदान को इस वायरस से महफूज रखने की कोशिश करें। जी जी, वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस वायरस का सवाल है, इस वायरस की जो दरियाफ्त है वो 1958 में हो चुकी थी, लेकिन जो आप देखेंगे कि शिनाख्त है
जो उसकी आइडेंटिफाई किए, ये 2001 में इसको आइडेंटिफाई किया गया। और आप देखेंगे कि सर्दी जब भी होती है तो इस तरह के वायरस मंजर आम पर ज़रूर आते हैं। अगरचे चीन भी ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हिंदुस्तान भी ये कहने लगा है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मलेशिया में कहा जा रहा है कि इस वायरस से चीन के बाद ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। हाँ। मलेशिया में जी, चीन के बाद। अच्छा। जी जी। और हांगकांग में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरती गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जहां तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का सवाल है, वो मुल्क भर में इस तरह के जो वाक़यात हैं उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जी देखिए, चौकसी इख्तियार करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सेहत है तो सब कुछ है। हम बाहर निकल के या फिर इस तरह के वायरस को घर के ले जाते हैं तो घर के लोग मुतासिर हो जाते हैं। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुंचाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आप लेकिन कुदरत के जो फैसले होते हैं बड़े अनोखे फैसले होते हैं, बड़े दिलचस्प फैसले होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में जितने लोग आज तक गिरफ्तार हुए हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह एक मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक लहर पैदा की जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया बिहार पूर्णिया में। और पूर्णिया के एक नौजवान ने, जिसका नाम आयुष कुमार जायसवाल है, वो धमकी देता है कि मैं कुंभ मेले में बम धमाका कर दूंगा, जिससे कम से कम 1000 वहाँ जो लोग हैं उनकी मौत हो जाएगी। इस तरह की बात करता है। और इंस्टाग्राम पर वो एक फेक आइडेंटिटी बनाता है और उसका नाम होता है निसार पठान, यानी निसार पठान के नाम से। और पुलिस देखिए, पठान का नाम आते ही, खान का नाम आते ही या जान का नाम आते ही पुलिस किस तरह हरकत में आती है। पुलिस हरकत में आती है और फिर पहुंच जाती है पूर्णिया में उसके घर। और जब पता चलता है कि ये तो जायसवाल निकला तो पुलिस भी परेशान हो जाती है। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ये जानबूझकर की जा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहकीकाती एजेंसियों को इस पर सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी जी। अगर पुलिस सही वक्त पे तहकीकात नहीं करती और मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करती तो बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। जी जी। क्योंकि कुंभ मेला जो है वो भी तक़द्दुस का मसला है, हिंदुओं के तक़द्दुस का मसला है। कभी मुसलमान किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अब तक जो केसेस मंजराम पे हैं उस पर नज़र डाले तो ये लगता है कि धमकियां भी जितने भी लोग दिए गए हैं उनके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। क्या वो मुसलमान के नाम से जो धमकियां दे रहे हैं हकीकी मुसलमान है या इसके पीछे भी जैसा जायसवाल जैसा कोई पर्दा है? नहीं, कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि एक उत्तर प्रदेश में एक पुजारी ने खुद गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी। जी जी। और वहाँ पर पूरे कशीदगी फैल गई और पुलिस हरकत में आ गई और मुसलमानों को गिरफ्तार भी करने वाली थी और कर भी चुकी होती। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि ये तो जो गणेश जी की मूर्ति है ये तो पंडित जी ने तोड़ी है। जी हाँ, तो ऐसे कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। लिहाजा आवाम को भी इस तरह की झूठी खबरों पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इसको फिर आप रद्दमल का इजहार करते हैं तो कोई नतीजा निकले। बिल्कुल सही कहा है बहरहाल नाज़रीन। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।